स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, अब तक आपको पता चल ही चुका होगा कि एडेड जूनियर में जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उसके कल से मतलब 3 मार्च से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और जिसकी परीक्षा की जो डेट है वो पहले से डिसाइडेड है। 18 अप्रैल को ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, तो टाइम बहुत कम है। उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी भी करनी है। अभी तक जो एक डाउट था कि विज्ञान के बच्चे जो विज्ञान के कैंडिडेट होंगे उन्हें सिर्फ विज्ञान करनी है या गणित भी करनी है, या गणित के विद्यार्थियों को विज्ञान भी करनी है या गणित भी करनी है, इस तरह का एक डाउट था, कन्फ्यूज़न था लोगों के माइंड में, जो कल पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि साइंस मैथ में जो भी बच्चे आवेदन करेंगे, ये साइंस मैथ दोनों एक ही हैं, एक साथ ही इनका जो एग्ज़ाम होगा और साइंस और मैथ के 50-50 प्रश्न होंगे, जिन्हें दोनों ही, जो बच्चे गणित के होंगे उन्हें भी विज्ञान सॉल्व करनी होगी और जो विज्ञान के होंगे उन्हें गणित भी सॉल्व करनी होगी। सो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दोनों ही चीज़ें पढ़नी है आपको, साइंस भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है, और दोनों ही सब्जेक्ट के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है क्योंकि 18 अप्रैल को एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है। तो इसी के सीरीज़ में हम चीज़ों को जल्दी से पूरी तरह से कवर करेंगे ताकि बाद में रिवीजन भी कर सकें। इसी लिए आज जो मैंने नेक्स्ट चैप्टर चुना है, लिया है, वो है तंतु से वस्त्र तक। ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, सेम इसी नाम से ये चैप्टर जो विज्ञान का सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस चैप्टर में तंतु से वस्त्र तक में हम पादप रेशे, जिसमें कपास व जूट जिनसे वस्त्र बनते हैं, रेशेदार पौधों के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार, किस प्रकार की भूमि होती है कपास व जूट के पौधों के लिए, उनकी खेती के लिए। नेक्स्ट, सूती धागों की कताई कैसे की जाती है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, धागे से वस्त्र कैसे बनता है, उनकी बुनाई बंधाई, और वह सामग्री के इतिहास का एक परिचय, क्योंकि हर चीज़ के पीछे हमारा एक इतिहास रहा होता है कि कैसे हम इन चीज़ों को करना सीख पाए, हमारे जो पूर्वज थे वो इन चीज़ों को जान पाए, क्योंकि पहले वो लोग वस्त्र नहीं पहनते थे। आप अपने प्राचीन इतिहास जो भी पढ़ा होगा उस पर वो लोग पेड़ों के पत्ते, छाल इनका प्रयोग करते थे, जानवरों की खाल का। धीरे धीरे उन्होंने जब चीज़ों को समझा, नए नए आविष्कार होते गए, तो वो इस चीज़ पर भी को भी समझ पाए, जान पाए कि किस तरह से वस्त्र बनाए जा सकते हैं। और धीरे धीरे आधुनिक युग तक आते हम एक प्रॉपर सिस्टम के साथ वस्त्रों का निर्माण करने लगे, मशीनरी के साथ वस्त्रों का निर्माण करने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं शुरुआत से नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये पूरा पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो एक स्टोरी के रूप में दिया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, बस उन्हीं को मैंने अंडरलाइन किया है और उन्हीं को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक मैंने नीचे की लाइन अंडरलाइन की है, पादप रेशों से बने विभिन्न प्रकार के वस्त्र और उनके प्राप्ति स्रोतों तथा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, पादप रेशे। अब पादप रेशे की पहले बात कर लेते हैं। पादप रेशे कौन कौन से होते हैं, किससे मिलते हैं? कपास व जूट से मिलते हैं। पौधे के किसी भाग, तना, बीज, पत्ती, फल आदि से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। मतलब पादप रेशे या जो भी रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, वो या तो हमें तना से मिल सकते हैं, बीज से मिल सकते हैं, पत्ती से या फल से मिल सकते हैं। कुछ पादप रेशे तथा उनके प्राप्ति स्रोतों की तालिका आगे इन्होंने दी है, हम उसको भी देखते हैं। ये इन्होंने बनाया है जिसमें रुई हमें कपास के पौधे से मिलती है और किस भाग से? बीजों से मिलती है। आपने अगर कपास का पेड़ देखा होगा तो उसका बीज जब मैच्योर होकर के फूटता है तो उससे रुई निकलती है। जूट पटसन या सनई के पौधे से मिलती है और तने वाले भाग से मिलती है। फ्लेक्स अलसी या तीसी के तने से प्राप्त होती है। और नारियल जटा आप लोग जानते ही हैं, नारियल के फल का जो बाहर वाला खोल होता है उससे, मतलब नारियल के फल से मिलती है।
आगे पढ़ लेते हैं। जो अब पौधों से जो रेशे हमें प्राप्त हुए उन्हें हमने प्राकृतिक रेशे बोला, लेकिन जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं वो भी प्राकृतिक रेशे होते हैं, लेकिन उन्हें जांतव रेशे कहते हैं। जो पौधों से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे पादप रेशे कहते हैं, और जो जंतुओं से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे जांतव रेशे कहते हैं। ऊन भेड़ के बालों से तथा रेशम के धागे रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रेशों को मनुष्य कृत्रिम ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बनाता है। इन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन। ये चीज़ याद रखिएगा, संश्लेषित रेशों का एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयॉन है, जो कि पेट्रोलियम उत्पादों के जटिल रासायनिक परिवर्तनों के बाद बनते हैं। अब आगे देख लेते हैं। प्रत्येक कपड़ों में अनेक छोटे छोटे रंध्र उपस्थित होते हैं, मतलब होल होते हैं। ये बनते कैसे हैं? वस्त्रों के धागे, मैं एक बार दिखाती हूँ। वस्त्रों के धागों को एक दूसरे से मिलाकर, या आप देखो एक दूसरे से मिलाकर बुने जाने से बनते हैं। दूसरी तुलना में प्रत्येक वस्त्र अनेकानेक धागों के संयोजन से बनता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे धागे जब मिलाए जाते हैं तब वस्त्र का नहीं, कहीं कपड़े का निर्माण होता है, फिर हम उससे अलग अलग प्रकार के वस्त्र या अलग अलग स्टाइल के ड्रेसेस बनवाते हैं। आगे देखते हैं। धागा पतली लड़ियों में विखंडित रहता है। जो इसमें लिखा है विखंडित हो गया है, ये इन्होंने प्रोसेस पूरा बताया हुआ है, एक क्रियाकलाप जिसे बोले, उसके बाद ये निष्कर्ष निकला। तो हम इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि धागा जो है वो पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। ये पतली लड़ियाँ तंतु या रेशे कहलाती हैं। आप कपड़े को उछलते हैं, मतलब कभी आपने कपड़ों को उछल के देखा होगा तो बहुत पतले पतले से धागे निकलते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? तंतु या रेशे कहते हैं। इस प्रकार वस्त्र धागों से मिलकर बनता है तथा धागा तंतुओं या रेशों से मिलकर बनते हैं। मतलब वस्त्र जो है वो धागे से मिलकर बनता है और धागा तंतुओं तथा रेशों से मिलकर बनता है। ये यहाँ पर देख रहे हैं, तंतु या रेशे से मिलकर क्या बना है? धागा बना है। फिर धागा से मिलकर के कपड़ा बना है, और फिर कपड़े से आप अलग अलग प्रकार के वस्त्र सिलवाते हैं। नेक्स्ट कपास आता है। कपास रुई का एक पादप रेशा है, जिसे कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। अभी मैंने बताया कपास पौधे के बीज से मिलता है, जिसे बिनौला भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, मे भी कभी एग्ज़ाम में बीज ना दिया जाए और बिनौला दे दिया जाए कि कपास पौधे के किस भाग से मिलता है और वहाँ पे बीज ऑप्शन ना हो, बिनौला हो, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिर भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में कपास की खेती प्रमुखता से की जाती है। इसमें आप सारे भले मत याद रखिएगा, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु इनको ज़रूर याद करके रखिएगा। 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला, कपास पौधे के बीज से प्राप्त होता है। दूसरा, फिर भारत में कपास की खेती कहाँ कहाँ की जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों में की जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। कपास की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी आवश्यक होती है? तो काली मिट्टी। और जलवायु कैसी? उष्ण जलवायु। तापमान होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। काली मिट्टी में नमी को अपने अंदर बनाए रखने की क्षमता होती है, इसीलिए सामान्य वर्षा ही कपास की खेती के लिए लाभकारी होती है, क्योंकि अगर नॉर्मल बारिश भी होती है तो भी काली मिट्टी उसकी नमी को अपने अंदर बना के रखती है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग कपास के पौधों को नमी देती रहती है। कपास के बीज बसंत ऋतु से पूर्व खेतों में बोए जाते हैं। लगभग 2 माह बाद कपास की झाड़ी तैयार हो जाती है तथा फूलों से भर जाती है। हफ्ते भर में फूल के दलपुंज गिर जाते हैं। हफ्ते भर में ही फूल के दलपुंज गिर जाते हैं और नींबू के आकार के हरे फल दिखाई देने लगते हैं। फल के अंदर कपास के 3-4 बीज स्थित होते हैं।
कपास के 3-4 बीज स्थित होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिनौला कहते हैं। फिर इनसे ये जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं तो फट जाते हैं, जिनसे रुई निकल आती है। फिर इसे कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसे हम कपास ओटना कहते हैं या कपास चुनना कहते हैं। वैसे ओटना वर्ड इसके लिए यूज़ किया था, कपास को ओटना कहा जाता है, ओटना कहते हैं। पृथक करने की मतलब उस बिनौले से प्रकाश कह रही हूँ, बिनौले से कपास को अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। और अच्छे से जानते हैं कि रुई का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कपड़े बनाने में, तकिया, रजाई, गद्दा भरने में और चादर, ये सब बनाने में किया जाता है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि कपास के पौधे से, कपास से तेल भी निकाला जाता है, तेल भी निकाला जाता है कपास के पौधे से। आइए आगे देख लेते हैं ये बीटी कपास क्या है। पिछले 3 दशकों में विज्ञान की आधुनिक तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कपास की एक ऐसी प्रजाति विकसित की गई जिसे बीटी कपास कहते हैं। ये याद रखिएगा, बीटी कपास एक कपास की ही प्रजाति है। इस कपास के पौधे से सैकड़ों टॉक्सिन उत्पन्न करने की क्षमता है। मतलब ये जो बीटी कपास है ये खुद से बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, जिसके कारण फसल की कीट पतंगों से रक्षा होती है। जब ये टॉक्सिन उत्पन्न करता है तो कोई कीट पतंग इसको नष्ट नहीं कर पाते, नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। देसी कपास की तुलना में इसमें न केवल कपास की उत्पादकता बढ़ती है बल्कि इसकी गुणवत्ता भी अधिक होती है। पिछले 15 वर्षों में कई राज्यों में बीटी कपास की खेती की जा रही है, जिसमें प्रमुखता से कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट जूट पे आते हैं। जूट को पटसन भी कहते हैं। जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे, सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार में की जाती है। 3 हैं, आसानी से याद भी रखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम और बिहार में जूट की खेती की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी इम्पॉर्टेंट है। कछार की मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए, खेती के लिए काली मतलब कपास काली और जूट जलोढ़, ये चीज़ याद रखिएगा। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। कपास के बीज बसंत ऋतु में बोए जाते हैं और पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के लिए 8 से 10 फीट, पटसन के पौधे जो होते हैं वो 8 से 10 मीटर लंबे होते हैं। लगभग 3 माह बाद इसमें पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं। सामान्यतः पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं। मतलब इसके जो पौधे हैं या पटसन की जो फसल है वो पुष्पन अवस्था में ही काट ली जाती है, क्योंकि इसी अवस्था में पटसन के तनों में लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने दृढ़ हो जाते हैं तथा उनसे जूट के रेशे निकालना कठिन हो जाता है। फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबो कर रखते हैं। 4-5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। ये क्रिया जल में दिखाई देने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है और इस क्रिया को पटसन रेटिंग कहते हैं। पटसन रेटिंग क्या किसे कहते हैं? फसल को काट करके 4-5 दिनों के लिए किसी भी तालाब में या रुके हुए जल में भिगो के रख दिया जाता है। उसके बाद उसमें जो रेशे होते हैं वो निकलने लगते हैं या स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस प्रक्रिया को पटसन रेटिंग कहते हैं। गले हुए पटसन के तनों को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। इस प्रकार प्राप्त जूट तंतु 6-8 फीट लंबे, हल्के पीले रंग के, चिकने तथा कपास के रेशों की तुलना में कुछ अधिक मजबूत होते हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से होंगे
वो लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे और उन्होंने देखा भी होगा जूट को कि इस प्रोसेस को होते हुए। जूट का उपयोग रस्सी बनाने में, डलिया, बोरा, खाट, टाट आदि बनाने में किया जाता है और आजकल सजावट की अनेक सामग्रियां भी बनती हैं या मिलती हैं। फिर बात करते हैं सूती धागे की कताई। वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए उन्होंने आगे एक प्रोसेस दिया है, हम पूरे प्रोसेस को नहीं पढ़ने वाले। आगे, रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। कभी अपने जो दीपक के लिए बत्तियां बनाई जाती हैं, बीज जिन्हें कहते हैं पूजा के लिए, उसमें जिस तरह से लपेटते हैं रुई को एक दूसरे के साथ, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये याद रखिएगा कि रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकुआ का प्रयोग किया जाता है। हस्तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। वृहत पैमाने पर धागों की कताई मशीनों की सहायता से की जाती है। कताई के पश्चात धागों को रील पर लपेटा जाता है। आगे, स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ब्रिटेन के मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार किया था। ये आप अच्छे जानते हैं। उसके बाद खुद इन्होंने स्वदेशी वस्त्रों का या स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण करना शुरू किया। चरखे द्वारा हाथ के कते धागों से बुने वस्त्रों का उपयोग करके इसे लोकप्रियता प्रदान किया था तथा इस प्रकार चरखों से बुने वस्त्रों को खादी का नाम दिया। आज भी खादी वस्त्र आते हैं। आगे देखते हैं, धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। उनमें से प्रमुख है बुनाई और बंधाई। अब बुनाई क्या है, इसके लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धागों के दो सटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गांवों में सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा या हैंडलूम की सहायता से की जाती है, जबकि औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई विद्युत चलित करघों या पावर हैंडलूम से की जाती है। हाथों से जिसकी जब सूती वस्तुओं की बुनाई की जाती है तो उन्हें हथकरघा हैंडलूम कहते हैं। जब औद्योगिक स्तर पर विद्युत प्रचलित करघों से बुनाई की जाती है तो उन्हें पावर हैंडलूम कहते हैं। अब बंधाई क्या है, बुनाई करते समय दो सिलाइयों की सहायता से एक धागे को बुना जाता है। आपने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, उसे ही बंधाई कहते हैं। एक धागा खींचने पर पूरा वस्त्र उधरता जाता है। इस प्रकार एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बंधाई कहलाती है। बंधाई हाथों से अथवा मशीनों से भी की जाती है। बुनाई तथा बंधाई की प्रक्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार के विविध वस्त्र बनाए जा सकते हैं। बंधाई क्या है, सिंपली जिस तरह से स्वेटर बुने जाते हैं उस प्रोसेस को उन्होंने बंधाई बोला है। आप कहीं से भी ऊन खींचने लगे तो पूरे स्वेटर को उधड़ा जा सकता है। एग्जाम्पल के तो स्वेटर ही नहीं, सॉक्स भी, मतलब मोजे भी हैं इसमें। नेक्स्ट, प्राचीन वस्त्र सामग्री के इतिहास का परिचय, मतलब किस तरह से वस्त्र बनाना लोग सीख पाए, इसको हम इसमें देखते हैं। प्राचीन काल में प्रारंभिक मानव गुफाओं में तथा उष्ण क्षेत्रों में रहते थे। वहाँ का मौसम गर्म था तथा उन्हें कपड़े की आवश्यकता नहीं हुई। एक बात आप जानते होंगे, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है हम उसके बारे में नहीं सोचते। जब हमें आवश्यकता फील होती है तो हम उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह से उसके बारे में सोचते हैं, उसका कोई ना कोई उपचार या निराकरण निकालने की कोशिश करते हैं।
नेक्स्ट, विकास के क्रम में आग की खोज के बाद मानव ने विभिन्न वास स्थानों जैसे ध्रुवीय, पर्वतीय, मरुस्थलीय या ठंडे प्रदेशों में बसना प्रारंभ किया। वहाँ पेड़ों की पत्तियाँ, छाल, जंतुओं की खाल का प्रयोग शरीर को गर्म रखने के लिए करने लगे। कालांतर में मानव ने कृषि कार्य शुरू किया। आपको पता होगा पुरा पाषाण काल में आग की खोज और नव पाषाण काल में कृषि की खोज या कृषि करना प्रारंभ कर चुके थे लोग। तब उसने घासों और पतली पतली टहनियों को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ बनाना सीखा। पेड़ों की लताओं तथा जंतुओं के ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनानी शुरू की। आग भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। अफ्रीका के नील नदी के किनारे फ्लैक्स की खेती होने के कारण वहाँ रहने वाले लोग वस्त्रों को बनाने के लिए इसी प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग करते थे। कटाई व सिलाई का ज्ञान न होने के कारण मानव अपने शरीर को वस्त्रों से विभिन्न ढंग से ढक लेता था। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ मानव ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किया। इस प्रकार सिले कपड़ों में भी बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। भारत में अब भी कुछ ऐसे परिधान हैं जिनका उपयोग बिना सिलाई के किया जाता है। आपने देखा होगा कई स्टेट में, राज्यों में धोती पहनते हैं लोग। हाँ, भारत में महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो इसके लिए कपड़े को सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना सिलाई के ही कपड़े पहने जाते हैं, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी आदि। परिधान के प्रकार, पहनने के ढंग से विभिन्न संस्कृतियों की पहचान होती है। आधुनिक वैश्वीकरण के दौर में वस्त्रों के संदर्भ में विभिन्न संस्कृतियों का आपस में मिलन होने लगा। तो ये था हमारा पूरा वस्त्र से तंतु तक का एक पूरा चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है उनको बनने में, तंतु हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। एक बार उसका पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा है। वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतु या रेशे कहते हैं। कपास पौधों के बीज से तथा पटसन तने से क्रमशः प्राप्त होता है। क्रमशः रुई तथा जूट के रेशे इनसे मिलते हैं, इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं। रेशे या तंतुओं की कताई के पश्चात धागा बनता है। कई रेशे तंतुओं को ऐंठकर मजबूत धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बंधाई कहते हैं। जब एक धागे से वस्त्र बनाया जा रहा है तो उसे बंधाई कहेंगे। जब धागों के दो सेट से वस्त्र बनाया जा रहा है तो उसे बुनाई कहते हैं। और तंतुओं को ऐड कर धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये तीनों चीज़ें याद रखें। कपास गोलक मतलब जो कपास का फल था उससे रेशे युक्त कपास के बीज को पृथक करने की प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। पटसन के तने को रुके हुए जल में कुछ दिनों तक रख कर जूट के रेशों को ढीला करने की प्रक्रिया को रेटिंग कहते हैं। पटसन रेटिंग कहते हैं। तो ये था तंतु से वस्त्र तक का हमारा पूरा चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।